हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं सोल्व कराऊंगा आपको बीए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर। और पेपर का नाम है फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। पेपर कोड है A332। ये 2019 का पेपर है और आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। शुरू करते हैं बिना देरी के पहले प्रश्न से। इनमें से कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? तो लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है R.K. मुखर्जी। R.K. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ये पूरा नाम है। ये भी पूछ लिया जाता है कि R.K. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है, इसलिए मैंने बता दिया कि R.K. मुखर्जी का पूरा नाम राधा कमल मुखर्जी है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से जाति का आधार क्या है? तो जाति जन्म पर आधारित होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्योंकि जाति की जो सदस्यता होती है वो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। जाति की सदस्यता के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किए जाते। जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है उसकी सदस्यता स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, इसलिए जाति जन्म पर आधारित होती है। फिर है अस्पृश्यता का संबंध है, तो अस्पृश्यता जाति से ही संबंधित है। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावना है ना, वो जाति के अंदर होती है, ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना और छुआछूत, छुआछूत ये सब क्या है? अस्पृश्यता है। और इनका संबंध किससे है? जाति से। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, जाति। अस्पृश्यता का संबंध जाति से है। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज का संस्थापक कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो वो है G.S. घुरिये। और G.S. घुरिये का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि G.S. घुरिये का पूरा नाम क्या है। तो G.S. घुरिये का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। G.S. घुरिये का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। अगला प्रश्न है, G.S. घुरिये का जन्म कब हुआ? तो G.S. घुरिये का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। और साथ ही बता दें आपको मृत्यु हुई थी उनकी 1983 में। जन्म हुआ 1893 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दी इंडियन साधुज के लेखक कौन है? तो दी इंडियन साधुज पुस्तक के लेखक है G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। R.K. मुखर्जी का जन्म कब हुआ? राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ? तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक है? तो डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक है D.P. मुखर्जी। और D.P. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो D.P. मुखर्जी का नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। D.P. मुखर्जी का पूरा नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। किस भारतीय सामाजिक विचारक ने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है? तो भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है D.P. मुखर्जी ने। ऑप्शन बी इसका सही होगा, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी। संस्कृति और समाज पुस्तक के लेखक है? संस्कृति और समाज पुस्तक के लेखक है रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स। संस्कृति और समाज।
कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है रेमंड विलियम्स। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है, सही ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। जो आना था तो ये ऑप्शन था, ये सही है, इसमें रेमंड विलियम्स है। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें 10वें के। अगला प्रश्न है मूल्यों का समाजशास्त्र से संबंधित है। तो मूल्यों के समाजशास्त्र से कौन संबंधित है? राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से जाति व्यवस्था से कौन संबंधित है? तो जाति व्यवस्था जो है वो एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा था ये कि जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, ये कहा था डी.एन. मजूमदार ने। डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मजूमदार। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। अगला प्रश्न है क्या यह सत्य है कि संस्कृति का स्थायित्व और एकीकरण मूल्यों पर आधारित है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाँ। आधुनिक भारतीय संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक पूछा है, तो इस पुस्तक के लेखक है डी.पी. मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के साधन से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा डी सही, कार्ल मार्क्स। ठीक है, उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? तो समाजशास्त्र के संस्थापक है अगस्त काम्टे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर तरफ जंजीरों से बंधा है? तो ये कहा था जीन जैक्स रूसो ने। और ये किस पुस्तक में कहा था इन्होंने अपनी? ये कहा था इन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर तरफ जंजीरों से बंधा है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ लिखी गई थी। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें मुखर्जी दिया है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसमें कि मुखर्जी कौन से वाले हैं, राधा कमल मुखर्जी है या डी.पी. मुखर्जी है? तो वो धुरजटी प्रसाद मुखर्जी है, डी.पी. मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ लिखी गई थी धुरजटी प्रसाद मुखर्जी द्वारा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह किसने कहा है? तो ये कहा था मैकइवर एवं पेज ने अपनी परिभाषा में कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित होब्स है, लोक है और रूसो है, लेकिन वोल्टेयर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वोल्टेयर। अगला प्रश्न है सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो समाजशास्त्र की जो सोरोकिन ने परिभाषा दी है उसकी विशेषता पूछी गई है। तो उसकी अपनी परिभाषा में क्या कहा था इन्होंने? समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा था इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्या यह सत्य है कि आर्थिक संकट फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण रहा है? बिल्कुल, इसमें हाँ लगा देंगे, ऑप्शन ए ये सही है।
फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उपरोक्त सभी थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। कांट द्वारा प्रतिपादित उपागम क्या है? तो कांट का उपागम क्या था? प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। ऑप्शन ए इसका होगा सही। दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी थी मार्क्स ने, और एक लेखक और थे इनके साथ में, वो थे फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दी होली फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी इन दोनों ने ही मिलकर लिखी थी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर समाजों में भेद करने वाला विद्वान कौन है? एमाइल दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार सावयवी एकता पाई जा सकती है केवल सरल समाज में, केवल जटिल समाज में, सरल एवं जटिल दोनों ही समाज में, इनमें से कोई नहीं। तो सावयवी एकता केवल जटिल समाज में पाई जाती है और यांत्रिक एकता केवल सरल समाज में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल जटिल समाज में। दुर्खीम ने किस देश में जन्म लिया था? तो दुर्खीम ने लिया था जन्म फ्रांस में, और इनका जन्म हुआ था इनका 15 अप्रैल 1858। 15 अप्रैल 1858 में एपिनाल में हुआ था, एपिनाल में, ठीक है, 15 अप्रैल 1858 में। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किया था टाइनबी ने, और किस पुस्तक में किया था? ये इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड 1844 में किया था। पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, ये पुस्तक थी इनकी, लेक्चर्स ऑन द रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड 1844 में, ठीक है, 1844 में प्रयोग किया था इस शब्द का अपनी इस पुस्तक में, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा फ्रांस की क्रांति का कारण नहीं थी? तो इसमें दिया है आर्थिक असमानताएं, सामंतवाद व्यवस्था, फ्रांस में निरंकुश शासन और प्रोटेस्टेंट विचारधारा का एकाधिकार। तो इसमें हमसे पूछा फ्रांस की क्रांति का कारण नहीं थी, कौन सी दशा नहीं थी? प्रोटेस्टेंट विचारधारा का एकाधिकार। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के कारण है। तो औद्योगिक क्रांति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी ये तीनों ही कारण है औद्योगिक क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति किस अवधि में हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन शासक था? तो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय लुईस 16वां, ऑप्शन बी इसका सही होगा, लुईस 16वां शासक था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब घटित हुई? तो औद्योगिक क्रांति घटित हुई थी 1750 में। विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, उपरोक्त सभी, ये तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। समाजशास्त्रीय अध्ययन की मुख्य विशेषता क्या है? समाज सुधार,
सामाजिक निर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण, वर्तमान स्वरूप में समाज का अध्ययन करना। तो समाजशास्त्र अध्ययन की मुख्य विशेषता होगी वर्तमान स्वरूप में समाज का अध्ययन करना, ऑप्शन डी। वर्स्टेन शब्द किस भाषा का है? तो वर्स्टेन शब्द जर्मन भाषा का है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्न में से किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार दोहराया गया है पिछले वर्षों के पेपरों में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसकी। इसका सही उत्तर होगा डनबॉफ। निम्न में से किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा है? डनबॉफ ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट किसकी रचना है? तो ये रेमंड एरो की रचना है। ये 2021 में भी आया था ये वाला प्रश्न भी, और 2020 में भी आया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखना, याद कर लेना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है? तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव, ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक अगस्त काम्ट की नहीं है? पॉजिटिव फिलोसफी, ये भी अगस्त काम्ट की पुस्तक है। पॉजिटिव पॉलिटी, ये भी अगस्त काम्टे की पुस्तक है। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, ये भी अगस्त काम्टे की पुस्तक है। लेकिन जो दी सुसाइड पुस्तक है वो है दुर्खीम की, इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है ये, तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही। काम्ट की नहीं है, कौन सी पुस्तक काम्ट की नहीं है? तो दी सुसाइड, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। काम्ट द्वारा वर्गीकृत समाजशास्त्र की शाखाएं है, तो इसमें दिया है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गति की, सही होगा ऑप्शन बी। काम्ट का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहलाता है, काम्ट ने जो अपना त्रिस्तरीय नियम या सिद्धांत दिया है वो कहलाता है मनुष्य की प्रगति का नियम, ऑप्शन सी इसका सही होगा। समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी हर्बर्ट स्पेंसर ने। और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये पूछा है हिंदी में क्या कि समाजशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में भी पुस्तकों के नाम याद रखना और हिंदी में भी। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, हिंदी क्या है इसकी? समाजशास्त्र के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एकदम बता दोगे आपकी हर्बर्ट स्पेंसर के, लेकिन जब लिखा आएगा कि समाजशास्त्र के सिद्धांत तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों याद रखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पुस्तकों के नाम, ठीक है। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज के प्रकारों का वर्गीकरण किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का जो वर्गीकरण किया है वो किया है सरलता से जटिलता। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा की व्याख्या किस आधार पर की है? तो समाज और सावयव में समानता, सामाजिक उद्विकास की जो अवधारणा दी है वो समाज और सावयव में समानता, समाज की शरीर के अंगों से तुलना की है, ठीक है। डार्विन की किस रचना ने स्पेंसर के विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो डार्विन की रचना थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस रचना से ही प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। निम्न में से कौन फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंच सोरोकिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अनुभवी घटना के रूप में सामाजिक तथ्य को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो घटना के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है सामाजिक एकता की अवधारणा को किस प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया था? ये मिस प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा है कि सामाजिक एकता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। सामाजिक एकता की अवधारणा है इमाइल दुर्खीम की, ऑप्शन 20 का सही होगा। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था इमाइल दुर्खीम ने।
सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि डैश धारणा है। कौन सी धारणा है? गतिशील। सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि गतिशील धारणा है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कौन दो विशेषताओं का वर्णन किया है? दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कौन सी दो विशेषताओं का वर्णन किया है? तो यह है बाह्यता और बाध्यता। ठीक है, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कौन सी दो विशेषताओं का वर्णन किया है? बाह्यता और बाध्यता। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार चाहते या न चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? तो वो इसलिए मानता है सामाजिक दबाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, सामाजिक दबाव के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुर्खीम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है। तो समानता पर आधारित सामाजिक एकता क्या कहलाती है? यांत्रिक एकता। ऑप्शन डी इसका सही होगा। समाज की स्वायत्ती एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है? समाज की स्वायत्ती एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है? प्रतिकारी कानून। ऑप्शन डी इसका सही होगा। समाज की स्वायत्ती एकता की अवस्था में प्रतिकारी कानून प्रचलित होता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया? दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यवहार, प्रकृति द्वारा प्रभावित व्यवहार, भौतिकी द्वारा प्रभावित व्यवहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यवहार। सामाजिक क्रिया की कौन सी अवस्था कार्य कारण पर आधारित है? सामाजिक क्रिया की कौन सी अवस्था कार्य कारण पर आधारित है? तो तार्किक और उद्देश्यपूर्ण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को कहते हैं। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया कहलाती है तार्किक क्रिया। ऑप्शन सी इसका सही होगा। सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियां क्रिया के अंतर्गत आती है। सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियां डैश क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये आती है परंपरात्मक। सत्ता का सिद्धांत संबंधित है। तो सत्ता का सिद्धांत संबंधित है राजनीतिक समाजशास्त्र से। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या है? धार्मिक शक्ति, वैधानिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, हानिकारक शक्ति। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता होगी वैधानिक शक्ति। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक है। यह कथन किसका है? इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे समाजशास्त्र के 65 प्रश्न, और बाकी के प्रश्न अगली वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।